अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस सवाल जवाब के सिलसिले में आप लोगों को खुश आमदीद। सबसे पहला जो सवाल है वो है बहार कुरैशी साहिब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मैंने आपके व्हाट्सएप पर अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो भेजी हैं, तो प्लीज़ आप उनको देखें। मैंने पिछले दिनों अपनी जो मेन चैनल की वीडियो थी कल की, तो उस पर मैंने लोगों से अपना फ़ोन नंबर शेयर किया था, व्हाट्सएप नंबर। तो ये नंबर आप डिस्प्ले पे देख भी रहे हैं। तो मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना वॉइस मैसेज के ज़रिए या लिख के जो मैसेज है वो मुझे सेंड करें। अगर उनको कोविड के बारे में किसी भी किस्म की कोई चीज़ डिस्कस करना है, कोई उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, और या फिर उनके ज़हन में किसी भी किस्म का सवाल आता है, तो मैं हाजिर हूँ कि मैं जवाब देने के लिए। तो बहार कुरैशी साहब जो आपने भेजा है, मेरी कोशिश होगी कि मैं, क्योंकि वक्त निकाल के कोशिश करता हूं कि जितने मुमकिन हो कि मैं सवालों के जवाब दे सकूं वहां पे भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है और तमाम दोस्तों और बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनके मैसेज का जवाब नहीं आया तो वो प्लीज़ कोई भी मैसेज, छोटा सा शॉर्ट मैसेज कर दिया करें कुछ देर के बाद, ताकि आपका जो मैसेज है ऊपर आ जाएगा। तो मैं, क्योंकि हर कुछ देर के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों की रिपोर्ट्स देख के, उनका केस देख के, या जो भी उनका सवाल होता है तो उसको डायरेक्ट उसका जवाब दे सकूँ। व्हाट्सएप पे ये भी फ़ायदा है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे नहीं बात कर सकता, क्योंकि ये हमें कोई ब्रांड नेम नहीं बताने की इजाज़त होती, हम बहुत सारे प्रोसीजर नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते, क्योंकि इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं और जाहिर है कि हमने उसको फॉलो करना है। लेकिन व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आप लोगों को हम गाइड कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली, डायरेक्टली मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। तो बहार कुरैशी साहब, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके सवाल का अभी तक मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ के बाद भी और हॉस्पिटल से के दौरान भी मैं टाइम निकाल के कोशिश करता हूं और आपके सवाल का जवाब भी जरूर दूंगा। अगला जो सवाल है वो है सफीना मुगल साहिबा की तरफ से, और उन्होंने पूछा है कि माशाल्लाह सर, आपकी बहुत अच्छी मालूमात फराहम की हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत से भरपूर लंबी उम्र अता फरमाए, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आपसे सवाल ये करना है कि कोरोना वैक्सीन से पहले किस बात को मद्देनजर रखना चाहिए, मतलब कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी हालत जिसमें ये वैक्सीन ना लग सकती हो, या हर तरह का फर्द ये वैक्सीन लगवा सकता है। बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा सवाल है सफीना। बहुत सारे लोगों के जहनों में आजकल ये सवाल आता है, क्योंकि पाकिस्तान में 30 मार्च से 50 साल से ज़ायद उम्र के लोग जो हैं उनके रजिस्ट्रेशन का भी आगाज़ हो रहा है, और ये मैक्सिमम लोग होंगे कि जो वैक्सीन लगवाएंगे। तो अगर तो आपको वैक्सीन से कभी पहले ज़िंदगी में एलर्जी हुई है या दवाइयों से एलर्जी होती है, तो आपने फिर वैक्सीन अभी नहीं लगवानी है, या कम से कम अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके हर सूरत ये बताना है कि आपको माजी में कभी किसी वैक्सीन से या कभी किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं हुई। दूसरा, फिर आपने जिक्र करना होता है कि कहीं क्या आप खून पतला करने वाली कौन कौन सी दवाइयां ले रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा अगर खून पतला हो तो, क्योंकि ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, फिर ये देखना होता है कि कभी किसी को खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पे नील ना पड़ जाए, यानी कि कोई खून जो है वो वहाँ पे जम ना जाए, तो ये बताना ज़रूरी होता है एहतियातन। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं, जैसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, आईटीपी या टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, या और भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें किसी की एचबी बहुत कम है, कोई भी ऐसा इशू है, तो आप कोशिश करें कि अपने सेंटर पे जाके इस बात का ज़रूर बताएं लोगों को, बहुत इस बात का जिक्र करें। लेकिन इसके अलावा तकरीबन अक्सरियत जो है लोगों की, उनमें ये जो वैक्सीन हैं ये सेफ हैं, खासतौर पर जो अभी तक की साइनोफार्म की वैक्सीन पाकिस्तानियों को लगी है और जो लग रही है, तो इसके अभी तक कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आए सामने जो खतरनाक हो। इसी तरह से क्योंकि कैनसाइनो की वैक्सीन, जिसकी टेक्नोलॉजी साइनोफार्म की वैक्सीन से थोड़ी डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, उसके ट्रायल पाकिस्तान में हुए हैं 17,900 लोगों में, जिनमें बहुत सारे लोगों को वैक्सीन भी लगी है, कुछ को प्लेसिबो भी लगा है। तो अभी तक कोई मेजर ऐसा साइड इफेक्ट सामने नहीं आया कि जिसकी वजह से कहा जाए कि फलां लोग जो हैं ये वैक्सीन ना लगवाएं। तो इसलिए वो लोग जिनको कभी वैक्सीन से एलर्जी हुई हो, किसी को दवाइयों से एलर्जी हो, उसके अलावा तकरीबन तमाम लोग जो हैं ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगला जो सवाल है वो अजीज हबीब साहब ने पूछा है, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। इनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब, मेरी उम्र जो है 78 ईयर्स है, मैं 78 साल का हूं, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो ये है कि वैक्सीन के पहले इंजेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के बाद वैक्सीन का दूसरा इंजेक्शन लग जाना चाहिए, ये पहला, क्योंकि सवाल बड़ा अहम है, मैं पहले इसका जवाब दे देता हूँ। हबीब साहब, होता ऐसे है कि अक्सर जो वैक्सीन हैं, देखें कैनसाइनो एक सिंगल शॉट वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन एक सिंगल शॉट यानी एक डोज की वैक्सीन है, तो दूसरी डोज की तो ज़रूरत ही नहीं है। जो पाकिस्तान में साइनोफार्म लग रही है वो
21 दिन के बाद उसकी दूसरी डोज लगने की जरूरत है। इसी तरह से जो स्पुतनिक वी है या बाकी भी जैसे एस्ट्राजेनेका है, तो ये मेजॉरिटी वो हैं जिनमें या 21 या 28 दिन के बाद दूसरी जो डोज है वो लगती है। लेकिन एस्ट्राजेनेका और फाइजर की जो वैक्सीन है उसके बारे में बरतानवी हुकूमत ने यह फैसला किया था कि उन्होंने 12 हफ्ते यानी 3 महीने के बाद दूसरी डोज दी है अपने लोगों को। लेकिन पूरी दुनिया मुत्तफिक है इस बात पे कि कोशिश ये करें कि जो अक्सर वैक्सीन है या तो 21 दिन के बाद या 28 दिन के बाद उनकी दूसरी डोज दे देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी प्राइम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक सब लोगों को पता है कि सेकेंड डोज जो है वो बहुत अहम रोल अदा करती है पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें टी सेल्स हैं, जिसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं। इसलिए एक वो अमल जिससे आपको फायदा होगा उसको आपको उन दिनों से ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए जो कि पहले ट्रायल्स में हो चुका है। मसलन जो मैं बरतानवी हुकूमत की बात कर रहा हूं कि जब उन्होंने ये बात की थी कि हम 3 महीने के बाद लगाएंगे दूसरी डोज, तो साइंस इसको सपोर्ट नहीं करती। वहां पे प्रॉब्लम था डोजेस की अवेलेबिलिटी का। इसलिए मेरी आपसे यही दरखास्त है कि 21 या 28 दिन के बाद, जैसे साइनोफार्म जो है वो 21 दिन के बाद दूसरी डोज लग जानी चाहिए, एस्ट्राजेनेका 28 दिन के बाद दूसरी डोज लग जानी चाहिए। दूसरा जो आपका हिस्सा है वो भी बड़ा अहम आपके सवाल का हिस्सा है कि वैक्सीन की दूसरी डोज के 14 रोज के बाद क्या मुझे मास्क लगाने की जरूरत है, और अगर फिर भी मास्क पहनना है तो वैक्सीन की अफादियत क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। पहली तो बात है वैक्सीन की अफादियत क्या है। वैक्सीन का सबसे बड़ा ये फायदा है कि वो लोग जिनको वैक्सीन लगने के बाद भी अगर उनका पीसीआर पॉजिटिव आ जाए, अगर उनको कोरोना का प्रॉब्लम हो जाए, जैसे साइनोफार्म की जो एफिकेसी है वो 79% है, यानी कम से कम 20 से 21% वो लोग होंगे हर 100 में से 20 से 21% के जिनको पीसीआर पॉजिटिव आ सकता है, जिनको इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन उनको किसी भी तरह से इतनी इन्फेक्शन नहीं होगी उनको खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में जाके दाखिल होना पड़े या खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरा हो। तो 100% ये बचाती है उस चीज से। तो सबसे बड़ा अफादियत तो ये है। जहां तक आपने पूछा कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद हमें मास्क पहनने की जरूरत हो सकती है, अशफाक अहमद साहब एक बात फरमाते थे मरहूम, वो कहते थे कि तकलीफ वो नहीं होती जो आप अपनी महसूस करते हैं, तकलीफ वो होती है जो दूसरों की आप महसूस करते हैं। और ये जो आपका सवाल है इसके जवाब पे यही जुमला फिट बैठता है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जब आपको वैक्सीन लग जाती है और आपके जिस्म के अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बन जाती हैं। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि जब भी कोरोना वायरस आपके जिस्म में दाखिल होगा तो एंटीबॉडीज उसके साथ अटैच हो जाएंगी और उसको मजीद हमारे सेल्स के साथ नहीं जुड़ने देंगी। और दूसरा है कि अगर कुछ जो कोरोना वायरस है वो हमारे सिस्टम में दाखिल भी हो जाएगा तो वहां पे टी सेल मौजूद होंगे जो उनको मारेंगे, जो उनको काम नहीं करने देंगे। तो ये तो मिल गया आपको फायदा। लेकिन बाज़ औक़ात क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये सर्कुलेशन में होती हैं और ये जो हमारा नाक और गला है इसमें इनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो एक ये सोचा जाता है थ्योरेटिकली कि वायरस जो है वो हो सकता है कुछ दिनों के लिए जाके आपके नाक और गले में थोड़ी देर के लिए स्टे करे, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। लेकिन खुदा ना खास्ता ये हो सकता है कि आप बातें करते हुए, आप छींक मारते हुए, आप खांसी करते हुए, आप कोई सिंगर हैं तो सिंगिंग करते हुए, अगर आप कोई डिबेट करते हैं, आप ज्यादा आपको आदत है ज्यादा जोर से बोलने की, तो किसी न किसी तरह से किसी दूसरे को खुदा ना खास्ता ये मुंतकिल हो सकता है। तो ये जो हम कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए आपको मास्क पहनना होगा, तो ये मास्क आपके लिए नहीं है बल्कि दूसरे लोगों को इस चीज से बचाने के लिए कि अगर आप किसी को वायरस ना मुंतकिल कर दें जो अगरचे आप में बीमारी तो नहीं करेगा लेकिन हो सकता है कि आप में कुछ देर के लिए स्टे करे अगर आपने वो कैच किया है। तो अब उस मास्क से भी हमारी कब जान छूटेगी, जब आपके मुआशरे में जो नेचुरल इन्फेक्शंस हुई हैं और जो वैक्सीन लगने के बाद जो इम्यूनिटी आई है, जब उसकी तादाद 70% के करीब पहुंच जाएगी तो फिर ये जो वायरस है ये आपकी सोसाइटी से चला जाएगा। जब ये चला जाएगा, जब इसके केसेस ड्रॉप हो जाएंगे तो आपने मास्क को फेंक देना है उस दिन। तो ये आपका क्योंकि बड़ा ही अहम सवाल था तो मैंने कोशिश किया कि इसका वो जवाब दूं जो बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवालात आते हैं। और यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझसे ये सवाल जरूर पूछें और यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछने का एक फायदा है कि जब इसका मैं जवाब देता हूं तो बहुत सारे वो लोग जिनके जहनों में ये सवाल होता है तो उनको भी ये जवाब मिल जाता है। अगला जो सवाल है वो है जाफिया की तरफ से। उनका क्वेश्चन ये है कि सलाम, वालेकुम अस्सलाम, माय मदर एज इज 68, फादर इज 82, दे गॉट वैक्सीनेटेड फ्रॉम सरगोदा, बोथ आर ऑल ओके, थैंक्स टू अल्लाह एज वेल एज यू सर। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया ये बात शेयर करने के लिए। इनकी जो वालिदा हैं वो 68 ईयर्स की हैं, 68 साल की हैं, और जो वालिद हैं वो 82 साल के हैं और इनको सरगोदा में वैक्सीन लगी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं।
पहले तो आपका शुक्रिया ये शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मैंने अपने मेन चैनल पे वीडियो में बताया था कि ऑलमोस्ट यही एज है उनकी भी, और वो भी सरगोदा के पास हमारा एक गांव है, तो वहां से उनको वैक्सीन लगी है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज 4th डे है और अभी तक वो ठीक है और अल्लाह उनको सेहत दे। तो ये जो बुजुर्गों को वैक्सीन लग रही हैं, और मैंने जैसे बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की है और आप लोगों को कोशिश किया बताने की कि जो साइनोफार्म है वो एक 100 साल टेक्नोलॉजी पे बुनियाद है उसकी, कि जो इनएक्टिवेटेड वायरस है, जिस वायरस को किल करके इनएक्टिव करके हमारे जिस्म में दाखिल किया जाता है, यानी केमिकली किल करके, तो उसके खिलाफ फिर हमारा जिस्म जो है उसके मुख्तलिफ हिस्सों के खिलाफ फिर एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये इनके बारे में ये मशहूर है बात कि ये सेफ बहुत हैं, चाहे इनकी एफिकेसी कम हो। जब हम ये बात करते हैं कि एफिकेसी कम हो, तो बुजुर्गों में जो इम्यून सिस्टम है, उनका जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, तो आमतौर पे वो जवानों की निस्बत कमज़ोर होता है। तो इसका फिर ये हल साइंटिस्ट ने निकाला है कि वो बुजुर्ग के आने वाले टाइम में ये पता चल जाएगा कि जैसे अभी तो हमें ये पता है कि साइनोफार्म की 2 डोजेस लगेंगी, एक डोज लगेगी, उसके 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी, लेकिन अगर जरूरत हुई तो 3 से 6 महीने के बाद एक तीसरी डोज लगा दी जाएगी उन कम गिने चुने चंद अफराद में कि जिनमें वैक्सीन की 2 डोजेस लगने के बाद अगर उनके अंदर एंटीबॉडी रिस्पांस या इम्यूनिटी कमजोर है। ये क्या जरूरी होगा कि तमाम लोग फिर अपना एंटीबॉडी का टेस्ट करवाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, बल्कि फिर ये होगा कि कुछ जो सिलेक्टेड एक ग्रुप है, फर्ज करें जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उसमें 50 लोगों का टेस्ट करवाया जाता है एंटीबॉडी का, और उनमें से अगर 25-30 ऐसे लोग हैं जिनका एंटीबॉडी का टेस्ट या कम आता है या बहुत कमजोर आता है, तो फिर ये फैसला हो जाएगा कि एक बूस्टर लगाना इस एज कैटेगरी में जरूरी है, लेकिन अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए जाफिया हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो वालिदैन हैं वो इंशाल्लाह ठीक रहेंगे, और ये बड़ा अच्छा फैसला है क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं कोरोना होने के बाद। तो हम तमाम लोग जो है ना आपके वालिदैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। आज का जो आखिरी सवाल है वो है जेड रिंद साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब, हाउ पीपल विल नो वेयर द प्राइवेट वैक्सीन प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल इन देयर सिटी? एनसीओसी इज गिविंग इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द गवर्नमेंट वैक्सीन। तो उनका ये सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो किस शहर में कहां पे वैक्सीन का आगाज उन्होंने कर दिया है, क्योंकि अभी जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है वो तो सिर्फ हुकूमत के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो दोस्तों अभी तक का जो हमें इंफॉर्मेशन है कि एक तो प्राइस का गवर्नमेंट ने कहा था कि आप रशियन अगर वैक्सीन है स्पुतनिक वी, तो उसकी जो कीमत है 8,449 से ज्यादा 2 डोजेस की नहीं रख सकते, और इसी तरह जो कैंसाइनो की वैक्सीन है उसकी 4,225 से ज्यादा कीमत नहीं रख सकते एक टीके की, क्योंकि ये सिंगल शॉट वैक्सीन है। इसके अलावा ये हमें बताया गया था कि जो ये प्राइवेट कंपनीज लाएंगी वैक्सीन, तो ये वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहां पे रखे जाएंगे, और फिर वहां पे लोगों को इजाजत होगी कि वो आएं और वहां से वैक्सीन लगवा लें। तो अभी तक जो हम लोगों की सेंस है, अभी तक जो हम लोग इसको फॉलो करते हैं कि अभी गवर्नमेंट की इन कंपनीज के साथ बातचीत चल रही है, चाहे ये इनमें से एक दो जो कंपनीज हैं वो वैक्सीन ले भी आई हैं। अभी एक तो ये डिसाइड होगा कि कौन कौन से वो प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पे वैक्सीन रखवाई जाएगी। उसके बाद क्योंकि नादरा का जो डाटा है उसको ऐसे ही अपडेट किया जाएगा जैसे गवर्नमेंट में के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पे अपडेट किया जाता है, ताकि ये लोग भी वैक्सीन लगने के बाद इनका भी जो नादरा का डाटा है उसमें ये शामिल हो जाए कि उनको पहली डोज या दूसरी डोज लग चुकी है। तो अभी ये सारी बातचीत चल रही है। उसके बाद गवर्नमेंट बाकायदा ऐलान करेगी उन जगहों का या उन हॉस्पिटल्स का या उन प्राइवेट इदारों का वो जो नाम है वो शाया किया जाएगा जहां पे ये प्राइवेट जो कंपनीज हैं ये वैक्सीन रखवाएंगी, और उसके बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे लोग जाएंगे, लोग अपनी एंट्री करवाएंगे और उसके बाद लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो जैसे जैसे इस बारे में कोई भी डेवलपमेंट होती है मैं आप लोगों से को जरूर उस बारे में भी आगाह करूंगा। अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो अब चैनल है इसके ऊपर मेरी कोशिश होगी कि मैं डेली बेसिस पे सवालों जवाब का जो ये सिलसिला है इसको जरूर जारी रखूं और इस पे वीडियोस बनाऊं, लेकिन जो अपडेट्स है मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों जवाब के सिलसिले में भी आप लोगों को दूं। लेकिन अगर आप लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो कोविड से मुतल्लिक हैं, फिलहाल अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा जो मेन चैनल है तो आप वो उसको भी विजिट कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन के नाम से है। दोस्तों ये थे आज के सवालात और ये मैंने कोशिश की है थोड़ा सा उनको जवाब देने
जानने की, और आपके ये जो सवालात इतने अच्छे होते हैं, तो इन सवालात का ये फायदा होता है कि बहुत सारे वो लोग जो जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में, उनको भी पता चल जाता है। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जब भी कोई ज़हन में सवाल आता है कोरोना से मुतालिक आजकल ख़ास तौर पे, तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दूं। और अगर आपको खुदा न खस्ता आप या आपके किसी प्यारे को कोविड से मुतालिक कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है और आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप वॉइस मैसेज पे या व्हाट्सएप पे जो मैसेज है ये करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो मेरा ये नंबर डिस्प्ले पे है इसके ऊपर। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।